दोस्तों, जैसा कि हमारी हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं और हिस्ट्री से क्लासेस में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अध्याय पर हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के अध्याय में फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है और आज हम लोग दोस्तों सेकंड पार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले जल्दी से। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ और टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए आज पार्ट 2 है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज हम लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल थे वो कहां से कहां तक फैले थे। ईस्टर्न में कहां से कहां तक फैला हुआ था, वेस्टर्न में कहां तक फैला हुआ था, नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ था और साउथ में कहां तक फैला हुआ था, इसकी हम लोग बात करेंगे और देखेंगे मैप बना करके। तो आपको एक छोटा सा हम मैप बनाने की कोशिश करेंगे और इस मैप में हम आपको जो है ये लिखने के बाद इधर हम लिखेंगे भैया वेस्ट। क्या लिखेंगे? वेस्ट। और उधर क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? नॉर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? साउथ लिखेंगे। ठीक, तो अब ये देखेंगे ईस्ट की तरफ कौन सा अंतिम स्थल है, वेस्ट की तरफ कौन सा अंतिम स्थल है और नॉर्थ की तरफ कौन अंतिम स्थल है और साउथ की तरफ कौन अंतिम स्थल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ की तरफ। देखिए नॉर्थ में जो है चिनाब नदी है और चिनाब नदी के बाएं तट पर एक स्थल स्थित है जिसका नाम है मांडा। क्या है? मांडा। क्या नाम है दोस्तों? मांडा, जो चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मांडा। और ये पड़ता कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ में जो है आपने सुना होगा आलमगीर। क्या है? आलमगीर। अब देखिए दोस्तों, जो आलमगीर है ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश यूपी में है, यूपी के मेरठ में है। कहाँ है दोस्तों? यूपी के मेरठ में, MERUT, मेरठ, इंग्लिश में मेरठ लिखते हैं, मेरठ में स्थित है। और नदी का यदि नाम पूछे तो आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ईस्टर्न जो है साइट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे साउथ की। देखिए साउथ में आप दैमाबाद का नाम जानते होंगे। दैमाबाद आप साउथ में दैमाबाद का नाम जानते होंगे। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल था वो था दैमाबाद, और जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये बात आप लोगों को बिल्कुल ठीक है क्लियर हो गई हो। और यदि आपसे नदी पूछता है तो नदी के लिए आप बताएंगे, नदी है आपकी प्रवना नदी है। ये नदी है प्रवना रिवर है। ठीक है, जो ये स्थल दैमाबाद स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट की। देखिए वेस्ट में आपने पढ़ा होगा सुत कांगडोर। और सुत कांगडोर जो है ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो इस नदी का नाम है दास्क नदी के किनारे ये जो है स्थित है सुत कांगडोर। ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे नॉर्थ में मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जो ईस्ट वाला साइट है आलमगीर वो यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है
और हिंडन रिवर के बैंक ऑफ द हिंडन रिवर साइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे साउथ की। साउथ में जो है दैमाबाद है, और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, और नदी पर्णवा नदी है जो गोदावरी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेस्ट में सुतकांगडोर। सुतकांगडोर पाकिस्तान में दासफ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है? पोर्ट भी है, हमारा बंदरगाह भी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खोज का क्या प्रारूप रहा। ठीक है, ये सबसे पहले देखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो ये मैंने टॉपिक कराया, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैपिंग है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तर का स्थल और दक्षिण का स्थल कौन सा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, और टॉपिक में हम लिख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा या मैपिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का इतिहास। अब हम खोज का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, अब खोज का मतलब डिस्कवर ऑफ द हिस्ट्री। जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो रहा था उस समय अचानक कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का खोज? तो पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अचानक हमें कुछ ऐसे टीले दिखे, ईंटों का साँचा दिखा, और जो जमीन के अंदर स्थित था। खुदाई के दौरान ये सारे स्थल धीरे धीरे क्या होते गए, हमको मिलते गए, और इनके हम कार्बन डेटिंग करके इनके पीरियड के बारे में जानने की कोशिश की, और हमने जब पूर्ण रूप से इसको विकास किया, इसका खोजा इतिहास, और इस सारे स्थलों को खोजने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग सा इतिहास हमें गवाह दे दिया। और हमने ये जाना इस पीरियड के बारे में कि इससे पहले कहीं शहरी सभ्यता का उदय नहीं हुआ था। इसी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी स्थल के प्रमाण हमें मिले। तो खोज का क्या इतिहास रहा? सबसे पहले तो बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की, जिसने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि ये इसके महानिदेशक कौन है। इसके महानिर्देशक कौन है? तो अब हम बात करेंगे, अगर महानिर्देशक आपसे चेयरमैन पूछ रहा है तो आप बताएंगे जॉन मार्शल के नेतृत्व में। क्या बताएंगे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किसकी खोज की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इस विभाग के जन्मदाता कौन है? इस विभाग के डिपार्टमेंट के जन्मदाता मतलब फादर कौन है? जन्मदाता फादर कौन है? तो इस विभाग के जो जन्मदाता है दोस्तों, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतनी बात आपको सिर्फ केवल सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के इतिहास को बताना है कि महानिदेशक जॉन मार्शल है। 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, और इस विभाग के जो जन्मदाता रहे वो रहे अलेक्जेंडर कनिंघम,
और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो स्थापना की, जो इसको फाउंडेशन तैयार किया, वो थे लॉर्ड कर्जन। बस इतना इतना मोटा मोटा आपको तैयार रखना है। इसके बाद अब हम लोग एक एक स्थलों के बारे में जानने की बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, उन पर हमारी चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा। पहले हम लिख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण स्थल। अब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में, ठीक है, द इम्पोर्टेंट साइट, द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण स्थल। अब वो महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हड़प्पन की बात करेंगे। हड़प्पन की बाद हम लोग मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो हम लोग ऐसे बोलते हैं, फिल्म भी बनी है मोहनजोदड़ो, आप लोग एक बार देख लेना। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये भी एक साइट था मोहनजोदड़ो, जो बहुत ही विकसित था। सभी स्तरों में सबसे ज्यादा विकासशील या विकसित यदि सभ्यता की बात हम लोग करें तो मोहनजोदड़ो बहुत ही ज्यादा अच्छी सभ्यता से बिलोंग करता था। अच्छी शहरी सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी। ये हम लोग कह सकते हैं मोहनजोदड़ो में, फिल्म में ये चीज दिखाया गया है कि ये सभ्यता सबसे ज्यादा व्यापारिक सभ्यता के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद हम लोग तीसरा जो देखेंगे वो देखेंगे कालीबंगा। क्या देखेंगे? कालीबंगा। क्या देखेंगे दोस्तों? कालीबंगा। आपको पता है कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लोथल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सिर्फ एकमात्र ऐसा पोर्ट था जो सबसे बड़ा था और पतनन नगर भी था, पोर्ट सिटी था। ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो पोर्ट साइड था, पोर्ट सिटी था। लोथल के बाद हम लोग अगला देखेंगे धौलावीरा। क्या देखेंगे? धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। क्या देखेंगे? धौलावीरा, ठीक है। अब धौलावीरा के बाद हम लोग अगला जो देखेंगे 6 नंबर, वो कौन सा होगा? वो होगा आपका चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो क्या होगा? चनहुंदड़ो होगा। क्या होगा? चनहुंदड़ो। तो 6 नंबर में हम लोग चनहुंदड़ो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चनहुंदड़ो पढ़ेंगे। चनहुंदड़ो कहां पर है? चनहुंदड़ो, इसको पता करेंगे ये क्या इंपॉर्टेंट रहा इस साइड में। इसके बाद चनहुंदड़ो के बाद हमारा जो अगला होगा वो बनवाली होगा। क्या होगा? बनवाली होगा, ठीक है। बनवाली होगा, बनवाली होगा। और बनवाली के बाद हम लोग 8वां जो पढ़ेंगे वो राखी गढ़ी होगा। क्या होगा? राखी गढ़ी होगा, ठीक है। क्या होगा? राखी गढ़ी होगा, ठीक है। राखी गढ़ी होगा, ठीक है। राखी गढ़ी होगा। तो इस तरह से हम लोग 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कुछ लिखा है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके बाद कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, चनहुंदड़ो,
बनवाली और राखीगढ़ी। इस प्रकार से ये सारे स्थल इंपॉर्टेंट साइट में आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम बात करेंगे एक एक स्थल के बारे में कि वो एक एक स्थल में क्या क्या बातें रही। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हड़प्पन की। किसकी बात करेंगे? हड़प्पन की। हम लोग हड़प्पन की बात करेंगे। और ये हड़प्पन, तो सबसे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला स्थल खोजा गया था। ठीक है, डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पन। अब बात होती है हड़प्पा की खोज। तो देखो, जो खोज है वो किसने की? सबसे ज्यादा इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है अब तक खोज में। तो खोज हमारे जो है दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल जो थे हमारे महानिदेशक, उन्हीं के कहने में हड़प्पा सभ्यता की खुदवाई कराई थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि किस सन में इसकी खोज हुई, तो यदि ईयर्स पूछता है तो आप बताएंगे 1921। क्या बताएंगे? 1921। अब एक बात मैं और आपको बताने वाला हूं कि इसके 100 वर्ष पूरी शताब्दी क्लियर हो गई है, तो यहां से क्वेश्चन आना जरूरी होता है, तय होता है। इस वजह से एक साल नहीं, करीब 2-3 साल तक लगातार क्वेश्चन शताब्दी में होने के उपरांत पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इस सन के बाद चौथा पॉइंट हमारा होगा, वो चौथा पॉइंट होगा क्षेत्र से लेकर के, मतलब कहां, किस क्षेत्र में खोजा गया, मतलब कहां प्राप्त हुआ। तो आपको कहां प्राप्त हुआ तो बताएंगे पंजाब के मांडेगोमरी जिले पर। क्या? पंजाब के मांडे गोमरी जिले पर, गोमरी जिले में। ठीक है, मांडेगु जिले में। इतनी बात आपको क्षेत्र से रखना है, किस क्षेत्र में ये स्थल खोजा गया, या स्थल कहां से हमें प्राप्त हुआ। तो पंजाब के मांडे गोमरी जिले से हमें प्राप्त हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ है। तो नदी बताने के लिए क्या है? नदी। तो नदी देखते हैं, किस नदी के किनारे ये स्थल खोजा गया है। तो ये किस नदी के किनारे खोजा गया है? उस नदी का नाम है, वो है रावी नदी। क्या है? रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थल खोजा गया है। रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थल खोजा गया है। बैंक ऑफ द रिवर रावी रिवर, बैंक ऑफ द रिवर रावी रिवर। ठीक है, सर्च इन द साइट, मतलब जो स्थल खोजा गया है वो रावी नदी के तट पर खोजा गया है। तो ये आपको पूरी बात पूरी क्लियर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साक्ष्य की। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। क्या होता है? एविडेंस की बात करते हैं। वो एविडेंस कौन कौन से रहे जो हमें इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से मतलब खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। तो खुदाई के दौरान में पहला जो प्राप्त हुआ वो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? एक तो हमें यहाँ पर R37 का कब्र ग्रह, ठीक है, कब्र प्राप्त हुआ, मतलब सेमेस्टी हमको रिसीव हुई यहाँ R37 की, और बहुत बड़ी सेमेस्टी थी। ठीक है, दूसरी बात हमें बर्तन में मछुआरे का चित्र मिला। अब जब मछुआरे का चित्र मिला तो हमें पता चलता है कि इस समय के लोग जीवन यापन के लिए या खाने पीने या भोजन प्राप्ति के लिए
ये मछली पकड़ना भी जानते रहे होंगे। इनके पास एक नाव भी होगी, नाव में बैठ करके मछलियां पकड़ते रहे होंगे और ये एक प्रकार का इनका मनोरंजन का साधन भी होता रहा होगा मछली पकड़ना। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि ये बर्तन में हमें एक मछुआरे का चित्र मिला, जिससे हमें पता चला कि ये उस समय के लोग क्या करते थे, मछली पकड़ना भी जानते थे। इसके बाद हम बात करेंगे, एक हमें मूर्ति मिली और एक मूर्ति से हमें एक मूर्ति जो धोती पहने हुए प्राप्त हुई। एक मूर्ति मिली जो धोती पहने हुए थी। एक हमें जो है आइडल्स मिला जिसमें धोती पहने हुए एक चित्र हमें अंकन दिखाई देता है। इसके बाद हमें एक श्रमिक आवास भी मिला। एक क्या मिला? श्रमिक आवास मिला। मतलब एक हमें लेबर हाउसेज का भी प्रमाण इसी स्थल से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से इतने एविडेंस हमें रिसीव हुए। 837 का सेमेस्ट्री प्राप्त हुआ और मछुआरे बर्तन में जो है मछुआरे का चित्र मिला और एक मूर्ति जो धोती पहने हुए थी और एक श्रमिक आवास मतलब लेबर हाउसेज का भी हमें प्रूफ मिलता है। तो इतने एविडेंस हमको इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। इसकी बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। तो देखो मोहनजोदड़ो में क्या क्या था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। मोहनजोदाड़ो में सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे मीन क्या होता है इसका, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला मतलब एक स्तूप होता है जो मृतकों के टीले के आधार पर, टीला बहुत ऊंचा होता है, उसे मृतकों का टीला घोषित किया जाता है। माउंट्स ऑफ डेथ हम इंग्लिश में लिख सकते हैं माउंट्स ऑफ डेथ, ठीक है। माउंट्स ऑफ डेथ बोल सकते हैं, माउंट्स ऑफ डेथ बोल सकते हैं मृतकों के टीला को। इसके बाद हम बात करेंगे कि खोज कब हुई। तो खोज अधिक पहले हम लिख ले खोज कब हुई। तो खोज करने का जो समय था वो था 1922 में। यदि आपसे पूछे कि खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी कौन थे? राखाल दास बनर्जी थे। राखाल दास बनर्जी थे, ठीक। इसके बाद पूछेगा आपसे किस क्षेत्र में हमें मोहनजोदाड़ो का स्थल प्राप्त हुआ। तो आप बताएंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। किस जिले में? लरकाना जिले में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध प्रोविंस ऑफ लरकाना डिस्ट्रिक्ट में हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अब हम देखेंगे कि ये स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ हमें। ये स्थल किस नदी के किनारे हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जो स्थल हमें किस नदी के किनारे, तो आप बता देंगे कि सिंधु नदी के तट पर हमें ये स्थल प्राप्त हुआ, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर ये स्थल प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे एक एक एविडेंस की बात करेंगे कि एविडेंस मतलब साक्ष्य की। हम क्या बात करेंगे? साक्ष्य की। कौन कौन से हमें एविडेंस यहां से मिलते हैं। तो सबसे पहली बात हम एविडेंस में करेंगे अन्नागार। क्या करेंगे? अन्नागार, ठीक है।
अनाज भरने का एक स्थान होता था, एक बिल्डिंग मिली हमें अन्नागार। ठीक, दूसरी बात करेंगे, हमें यहाँ से स्नानागार मिला। स्नानागार ऐसा स्नानागार मतलब एक सार्वजनिक स्नानागार था, मतलब एक सार्वजनिक का मतलब एक पब्लिक बाथिंग था जो सबके लिए होता था स्नानागार। स्नानागार आपको बता दे कि ये स्नानागार कैसा होता था। ये एक पश्चिमी टीला था जिसपे ये एक दो टीले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के तो दो टीलों में, एक टीले में एक ऊंचा टीला होता था और एक निचला टीला होता था। तो निचले टीले में नगर निवास करते, मतलब नगर में जो रहने वाले लोग होते थे वो सारे लोग निवास करते थे। जो ऊंचे हिस्से पर टीला था वो एक प्रकार के विशेष लोगों के लिए था, विशेष स्थान के लिए था। जैसे अन्न भरने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम था अन्नागार। उसको कहाँ बनाया गया था? उसी टीले पे बनाया गया था और सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दुर्ग बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद एक स्नानागार था। स्नानागार में क्या होता है कि 4 से 5 कमरे हुए होते थे। इसके नीचे पर हिस्से पर थोड़ा एक कुआं होता था जिससे डेली पानी भरकर उस टंकी पे डाला जाता था और टंकी की जो फर्श होती थी निचली वाली, उसको उस समय कोल ढालना जानते थे तो कोल से वो प्लास्टर कर लेते थे और पॉलिश कर देते थे, जिस प्रकार पानी गंदा ना दिखे और पानी को साफ सुथरा करके रोज डेली भरते थे और सारे लोग वहां नहाते थे। और इसके बाद वो जो रूम्स होते थे उन्हीं रूम्स में अपने कपड़े बदलते थे। इस प्रकार उस स्नानागार को हम लोग मोहनजोदाड़ो से प्राप्त किया, जिसे हम लोग सार्वजनिक बाथिंग बोलते हैं, सार्वजनिक स्नानागार बोलते हैं या हम लोग पब्लिक बाथिंग बोलते हैं। इसके बाद यहीं पर एक पुरोहित आवास होता था, मतलब विशिष्ट हाउसेस भी होता था। पुरोहित आवास क्या होता था दोस्तों? पुरोहित आवास भी होता था। पुरोहित आवास के बाद यहाँ हमें कुछ ऐसे कमरे मिले जो दोनों तरफ थे, इस तरफ और इस तरफ। तो हमें यह लगता है कि शायद दुकान एक ही जगह रहती होंगी आमने सामने और सामान एक ही जगह सब मिलता होगा, तो उसको लोग बैरक बोल देते थे, बैरक बोल देते थे। आज के समय में उसे हम मॉल बोलेंगे। ठीक है, जहां पर हमें सारी सामान एक ही जगह मिले, तो ये भी हमें प्रमाण वहीं से मिलता है। इसके बाद और हम बात करेंगे एविडेंस की, और कौन कौन से एविडेंस हमको प्राप्त हुए। अब जैसे एविडेंस में एक हमें क्या है, एक नृत्य करती हुई महिला मिली, एक नृत्य करते हुए मतलब नग्न नृत्य करती हुई एक महिला मिली। ठीक है, महिला मिली, मतलब एक डांसी गर्ल का जो प्रमाण है, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उस महिला का नाम एक डांसिंग गर्ल के रूप में मतलब प्रतिपादित किया, मतलब उसको नाम दिया। दूसरी बात हम लोग करेंगे, मतलब एक कांसे की है ये मूर्ति, ये कांसे की मूर्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी कांसे की हमें मूर्तियां मिली जो एक सूती कपड़े के साक्ष्य के साथ लटकी हुई थी। बहुत सारी मूर्तियां खंडित हुई, तो हमें पता चलता है कि सूती वस्त्र अगर इतना ज्यादा यूज किया गया है, बेकार रूप से समझा गया है, तो जब इतना ज्यादा बेकार के रूप में यूज किया जाता है तो उसका उत्पादन कहीं ना कहीं उस पीरियड में सर्वाधिक होता है, उस पीरियड में सर्वाधिक होता है। अब एक और हमें प्रमाण मिला होगा, कभी आप लोगों ने देखा होगा एक दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, एक दाढ़ी वाले बाबा की भी मूर्ति हमें प्राप्त हुई। एक दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिली, एक दाढ़ी वाले बाबा की भी मूर्ति मिली। ठीक है, मतलब उनके ये भुजाएं नहीं है और दाढ़ी है, इतनी सी बनी हुई दाढ़ी है। आप कभी मोबाइल पर इमेज को देखना एक दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, तो आपको दिखेगी कि इस तरह का एक दाढ़ी वाला बाबा होता था, जो वो मूर्ति हमें प्राप्त हुई इस तरह का। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पशुपत का भी साक्ष्य मिलता है, पशुपत का साक्ष्य, पशुपति का साक्ष्य, पशुपति का भी नाथ का साक्ष्य मिलता है हमें। ठीक है,
तीसरी बात, हमें चौथा तांबे का ढेर मिलता है। किसका मिलता है? हमें तांबे का ढेर मिलता है। किसका? तांबे का भी ढेर मिलता है। तो तांबे का ढेर मिलता है मतलब पता चलता है कि उस समय के लोग कॉपर को पिघलाना जानते थे, इस वजह से हमें एक तांबे का प्रमाण मिलता है, गलाने की प्रक्रिया मिलती है कि इस टाइम के लोग तांबे का ढेर का यूज करते रहे होंगे। तो इस प्रकार ये जितने भी हमें सांच थे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से, वो सारे पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 साइट केवल देखी है, जिनमें कि अभी हमारे सारे जो साइट्स बचे हुए हैं वो अगली क्लास में हम सारे साइट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में हिस्ट्री के अगले स्थलों के बारे में। तो बस आज इतना ही रहेगा और मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।